क्या दोस्तों आपने प्रतिशत पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है तो इन 5 क्वेश्चनों में से कोई एक भी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आप सीजीएल के लायक है या आपने प्रतिशत बहुत शानदार तरीके से पढ़ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस, जहां पर आपको मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट देने की कोशिश की जा रही है, बस आपका थोड़ा सपोर्ट रहा तो। शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, वीडियो को रोकना है, रोक करके इसका आंसर खुद से निकालना है। खुद से निकालने के बाद में अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताना, ठीक है। और नहीं आता तो अब मैं सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ, इसको रोक करके खुद से सॉल्यूशन ज़रूर करना, जिससे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने वाकई में तैयारी की है नहीं की है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, कितने आप पानी में हो, ठीक है। तो अब मेरा सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक x% थे। उत्तीर्ण का मतलब हो जाता है कि पास होने वाले छात्र। पास होने वाले कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे लिखते चलेंगे। पास होने वाले कितने दे रखे हैं, x%। इसके बाद में क्या बोला है, और अनुत्तीर्ण होने वालों का औसत y% था। अनुत्तीर्ण होने वालों का कितना है, y%। अनुत्तीर्ण का मतलब हो जाता है फेल, ठीक है। फेल वालों का कितना है, फेल वालों का वाई है। अब इसके बाद में क्या बोला है, इसके बाद में बोला है परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के औसत अंक Z% थे। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी आपको कोई दो चीज़ दे रखी हो और उसके कॉमन की बात कर रहा हो तो उसमें एलिगेशन लगाना सबसे बेस्ट रहता है। और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है कि एलिगेशन कब कब लगाया जाता है, जो रेशियो आता है वो रेशियो किसका आता है, किस तरीके से इसको सोल्व करना होता है, किन कंडीशन में एलिगेशन लगाना सबसे बेस्ट रहेगा, ईजी अप्रोच रहेगी, कहाँ आपको एलिगेशन नहीं लगाना है। वो सारी बातें मैं उस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है, ठीक है, या आप वीडियो के अंदर जा कर के वहाँ ढूंढ लेना। और जहाँ तक मेरी याद है कि उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट के ऊपर भी जा कर के आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहता है। लगभग हर टॉपिक में एलिगेशन कुछ टाइप के क्वेश्चन में काम में आ जाते हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाती है। अब जैसे कि इसमें हम एलिगेशन से सोल्व करेंगे। अब इन दोनों का कॉमन क्या दे रखा है, जेड दे रखा है। इन दोनों का कॉमन क्या दे रखा है, जेड। जेड रख देंगे बीच में। अब इसके बाद में पढ़ेंगे, थे परीक्षा देने वाले उन छात्रों का एक्स वाई तथा जेड के रूप में प्रतिशत क्या था जो अनुत्तीर्ण थे यानी फेल थे, उसका प्रतिशत पूछा है टोटल में से। क्या परीक्षा देने वाले उन छात्रों का एक्स वाई तथा Z% के रूप में प्रतिशत क्या था जो अनुत्तीर्ण थे, यानी कि टोटल में से आपको पूछा है अनुत्तीर्ण वाले, ठीक है। अनुत्तीर्ण वाला आपसे पूछा है तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। आप इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंट लेंगे। डिफरेंट क्या आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा एक्स माइनस जेड, ठीक है। अब इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंट लेंगे, इन दोनों का डिफरेंट लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ आ जाएगा जेड माइनस वाई, ठीक है। इतना तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देना, अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो गया, पास वाले का अनुपात आ गया कि वाई माइनस जेड माइनस वाई, फेल वालों का आ गया एक्स माइनस जेड, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो कौन है, पास वाले, ये कौन है, फेल वाले, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, आपसे ये पूछा है कि परीक्षा देने वाले उन छात्रों का एक्स वाई तथा जेड के रूप में प्रतिशत क्या था जो अनुत्तीर्ण थे यानी कि फेल थे। फेल वाले का पूछा है, ठीक है, फेल वालों का पूछा है। तो फेल वाले कितने हैं आपके पास में, एक्स माइनस जेड है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कर देंगे, इन सभी का टोटल पूछा है तो टोटल क्या है, इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। पास और फेल वाले का पूछा है, टोटल क्या होगा, टोटल यही होगा, इतने परसेंट पास हुए इतने परसेंट फेल हुए, टोटल यही होगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो किस तरीके से, जेड माइनस वाई, ठीक है, प्लस में एक्स माइनस जेड,
अब यहाँ माइनस का जेड है, यहाँ प्लस का जेड है, तो जेड से जेड, जेड में से जेड घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी कि इसका जीरो आएगा। तो नीचे आपके पास में क्या क्या बचा है? आपके पास में बचा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपने पास में क्या क्या बचा है। फैल वालों में अपने पास बचा है एक्स माइनस, ऊपर तो आएगा जेड और नीचे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको ऑप्शन देखेंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस से मल्टीपल कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस से गुणा कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। इसको माइनस से पूरा गुणा कर देंगे, इसको माइनस से। आपको ये तो पता होगा जब भी कोई संख्या फ्रैक्शन में हो तो उसमें हम दोनों साइड ऊपर नीचे या तो कोई भी संख्या सेम संख्या से भाग करें तो भी एक ही बात होती है, और या सेम संख्या से गुणा करें तब भी एक ही बात होती है, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इस माइनस दोनों साइड लगाने से, ऊपर भी और नीचे भी, अंश और हर दोनों में लगाने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब माइनस को एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस को माइनस जेड से गुणा करेंगे तो आपका प्लस का जेड आ जाएगा। तो प्लस का जेड मैं आपको पहले लिख रहा हूँ। फिर जो इसको माइनस को एक्स से गुणा किया था, एक्स क्या है आपका, प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, डिवाइड बाई, इसी प्रकार इसको करेंगे, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले मैं पीछे वाली संख्या को गुणा कर रहा हूँ, जैसे कि प्लस वाली संख्या पहले लिखी जा सके। माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि माइनस को प्लस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब ये देखेंगे ऑप्शन नंबर आपको एक में दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, इसमें बोला है पिछले वर्ष किसी कस्बे की जनसंख्या एक्स थी और यदि यह इसी दर से बढ़ती रहेगी तो अगले वर्ष वाई हो जाएगी। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो बेसिक तरीका क्या है, पिछले वर्ष कितनी थी, पिछले वर्ष आपको क्या बोला है, पिछले वर्ष के बारे में आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, वैसे इतना टाइम खुद से करोगे तब नहीं लगेगा, समझाने में तो लगता है ये टाइम। पिछले वर्ष क्या है, एक्स है। वर्तमान का हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। ठीक है, और जो अगले वर्ष है, फ्यूचर की बात कर रहा है, अगले वर्ष क्या है, नेक्स्ट ईयर। अगले वर्ष कितनी बताया है, वाई बताया है। वर्तमान क्या हमें नहीं पता, इसका मैं प्रश्नवाचक चिन्ह मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जितने परसेंट की इसमें वृद्धि हुई है उतने परसेंट के अगले वर्ष में वृद्धि हुई है। इसके अंदर बोला है कि इसी दर से बढ़ती रहेगी तो अगले वर्ष यह वाई हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोला है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। जितना परसेंट इसके अंदर बढ़ रही है वर्तमान तक पहुँचे उतना ही परसेंट अगले वर्ष बढ़ेगी, तो अगले वर्ष वाई तक पहुँचेगी। ठीक है, तो परसेंटेज जो भी बढ़ रही है वो सेम है, तो परसेंटेज सेम है तो परसेंटेज किससे निकालते हैं, तो जैसे कि यहाँ आप सपोज करो 10 पिछले वर्ष 10 बंदे थे तो कुछ भी परसेंटेज से वो बढ़ रहे थे, तो वर्तमान में क्या होंगे, 10 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें अंतर निकालेंगे तो वर्तमान में से पिछला साल घटाएंगे ना। ठीक है, देखो फिर से समझो, अगर सपोज करो पिछले वर्ष 10 बंदे थे, किसी कस्बे की जनसंख्या थी 10, तो वर्तमान में बढ़ रही है, कंटिन्यूटी बढ़ रही है, तो वर्तमान में 10 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जब भी ज़्यादा होंगे तो उनका अंतर लेंगे तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, डिवाइड बाई क्या करूँगा, एक्स जो पिछले साल की रहती है उससे करते हैं ना, कितनी बढ़ी है, यहाँ कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी है, किससे बढ़ी है, एक्स से बढ़ी है, तो जिससे बढ़ती है उसको बटे में करते हैं, गुणा में 100। ठीक है, बराबर इसी प्रकार यहाँ बड़ी संख्या कौन सी होगी, वाई, क्योंकि अगले साल ज़्यादा हो जाएगी तो वाई में से घटाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, किससे बढ़ी है वाई, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह से बढ़ी है, वर्तमान से अगले साल बढ़ी है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा,
और इसको कर देंगे गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज इक्वल कर रहे हैं, दोनों को परसेंटेज इक्वल कर रहे हैं। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो ऐसा मत करना कि यहाँ इससे प्रश्नवाचक चिन्ह से ये प्रश्नवाचक चिन्ह उड़ा दिए, इसको काट दिए, ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि ये क्योंकि माइनस के साथ लगा हुआ है, यहाँ ये माइनस के साथ लगा हुआ है, ठीक है, इधर ये प्लस है, प्लस का है, इधर ये माइनस का है, बट ये जो था वो इन सभी संख्या के साथ मल्टीपल था 100, यहाँ भी इन सभी के साथ में मल्टीपल था 100, ठीक है। तो ये गुणा में था, इसलिए गुणा वाला गुणा वाले से कट जाता है, बराबर में होता है तो बराबर वाला बराबर वाले से कट जाता है, नीचे वाला नीचे वाले से कट जाता है। ये शायद आपको पता भी होगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह को इससे गुणा करेंगे, एक्स को इससे गुणा करेंगे, तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह को इससे गुणा किया, प्रश्नवाचक चिन्ह स्क्वायर हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह को एक्स से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स से गुणा किया तो माइनस का एक्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा इक्वल। यहाँ एक्स को हमने वाई से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, माइनस यहाँ एक्स को माइनस वाई से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको उधर दिखाई नहीं देगा फिर, चलो इसको रफ कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, एक सेकेंड, इसको मैं इधर ऐसे सेट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह से गुणा किया तो क्या आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, बराबर में इसको एक्स को वाई से गुणा करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। एक्स को माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो माइनस एक्स प्रश्नवाचक चिन्ह है वो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का ये प्लस का हो जाएगा इधर, तो यहाँ माइनस एक्स और प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह और एक्स प्रश्नवाचक चिन्ह और एक्स ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि माइनस में से सेम संख्या प्लस होती है तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। देखो समझ लो इसको इस तरीके से। यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह स्क्वायर बचेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और ये माइनस एक्स और प्रश्नवाचक चिन्ह वो इधर आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी क्या है, एक्स वाई है, माइनस का एक्स प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो संख्या सेम है उसी में से माइनस, और वही संख्या प्लस में है तो प्लस में से माइनस घटाएंगे सेम संख्या तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कट जाता है, तो ये कट जाएगा। तो आपके पास में क्या बचा, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर बचा और बराबर में एक्स वाई बचा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपसे पूछा गया वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या आपने क्या मानी थी, ओनली प्रश्नवाचक चिन्ह माना था, तो ओनली प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर ये क्या हो जाता है, स्क्वायर हटाते हैं, इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये संख्या रूट के अंदर आ जाती है, तो एक्स वाई। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है, आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को रोक करके खुद से क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, फिर आपको कमेंट करना है कि आप इसको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ, ईमानदारी से सभी स्टूडेंट को क्या करना है, 5 के 5 क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है और फिर कमेंट करना है कि आप 5 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। सभी स्टूडेंट को करना है, जिससे कि आपको खुद की रैंक पता चल जाए कि इतने स्टूडेंट के इतने नंबर आ रहे हैं, 5 में से कोई एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा, कोई 1 कर पा रहा, कोई 2 कर पा रहा,
या कौन ऐसा महान आदमी जो 5 में से 5 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है, वो कमेंट जरूर करके बताना ईमानदारी से, जिससे कि आप सभी को अपना स्कोर पता चले। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आय कर देता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, 4 पैसे प्रति रुपये की दर से, यानी कि 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, उसमें 4 पैसा क्या दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 4% वो इनकम टैक्स दे रहा है। 100 पैसे में से 4 पैसा दे रहा है, इसका मतलब हो जाता है कि 4% इनकम टैक्स दे रहा है। इस लाइन का देने का मतलब ये है कि आपको परसेंटेज बताना है कि इनकम टैक्स कितने परसेंट दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बोला है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये हो जाएगी। घटकर उसकी शुद्ध वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, 48 रुपये कम हो जाएगी। ठीक है, देखो फिर से लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर, पहले 4% थी आपके पास में जो भी रुपए है, आप 4% की दर से पहले ब्याज लेते थे, यानी कि जो भी ब्याज होता है वो आपके लिए इनकम होती है। और अब कितनी होगी, 3.75 होगी, यानी घट गई, तो आपकी इनकम भी घटेगी। और वो कितनी घट रही है, इसके अंदर क्या बोला है, उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। किस वजह से, 0.25 की वजह से। कितना कम हो रहा है, 48। अब 99 स्टूडेंट क्या करेंगे, 0.25 बराबर 48 करे आएंगे। ये एकदम सरासर गलत होगा। यहाँ ये आपको परसेंटेज दे रखी है या 4 पैसे प्रति रुपये की दर से इनकम टैक्स दे रखा है, वो किस लिए दे रखा है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये दे रखा है किस लिए दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है कि जो भी इनकम कर रहा है उसको 4% तो टैक्स देना है, उसके बाद में फिर वो ब्याज कमाता है, और उसके बाद में जो ब्याज का जो डिफरेंट है वो 48 रुपये है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सोल्व करते हैं अब इसको। 100 रुपये था, माना कि उसकी इनकम कितने थी, 100 रुपये। कुछ भी मान सकते हो आप, 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मान सकते हो। 100 इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको कैलकुलेशन में लाना इजी होता है, कैलकुलेशन करना इजी होता है। तो 100 मैंने मान ली। टोटल इनकम उसकी 100 रुपये थी, 4% वो क्या दे देता है, टैक्स दे देता है। तो उसके पास में कुल टोटल कितनी बचेगी, 96 बचेगी, 96 रुपये इनकम बचेगी। ठीक है, अब क्या होगा कि उसकी आय में कमी होगी। किस वजह से होगी, पहले 4% से ब्याज कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 3.75% कमा रहा है। तो आय में कमी कितनी हो गई, आय में कमी, आय कितनी कर रहा है, 96 कर रहा है, 96 रुपये कर रहा है। 96 रुपये में कितने परसेंट की कमी हो गई, यहाँ पहले 4% की दर से ब्याज कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 3.75 की दर से 0.25% कम हो गया। तो 0.25% कम हुआ है, 0.25 डिवाइड बाई 100, इसको हटाएंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ 2 जीरो और लगा देंगे। अब जब भी कभी आप 25 से कोई भी संख्या को गुणा करें तो उसको क्या करना है, शॉर्टकट ये होता है कि इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको 4 से गुणा कर देते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि डायरेक्ट उसके पीछे 2 जीरो लगा दो। जो भी 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी आपको रिजल्ट मिले उसके पीछे 2 जीरो लगा दो। 2 जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ 4 से गुणा किया गया तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 100 कोई भी संख्या से मल्टीपल होता है तो पीछे डबल जीरो लेके आता है। ठीक है, 4 से यहाँ डिवाइड किया है, 4 से गुणा किया है, तो 4 को 4 से काट देंगे तो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये इजी ट्रिक होती है। तो 4 से इसको पहले डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा, 4 से इसको डिवाइड किया है तो आपके पास में आएगा 24। ठीक है, और 25 चौका 100 हो गया, तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 25 चौका 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 100 से 100 कट गया। अब नीचे क्या बचा, 100 बचा, ऊपर क्या बचा, देखो ये 4 इसको काट दिया, 4 को काटा 96 से। ठीक है, यहाँ क्या है, 24 आया। अब इसको 24 को हम क्या करेंगे, 24 के अंदर 100 का भाग लगाएंगे। तो 100 का भाग जब भी आप लगाते हैं तो 100 में कितनी होती है, 2 जीरो होती है। तो 2 जीरो होती है तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा दो डायरेक्ट। ठीक है, तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 0.24
0.24 रुपये या यूनिट बोलो, इतने की कमी हुई है। कितने पे कमी हुई है? 0.24 की 96 रुपये पे 0.25% की दर से कितने कमी हुई है? 0.24 की कमी हुई है। बट यहाँ क्या बता रहा है वो? 48 रुपये बता रहा है। 0.24 बराबर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 48 डिवाइड बाई 0.24। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो लग जाएगी, 24 से काटेंगे, 24 से कम 24, 24 दूनी 48 यानी कि 200। एक का मान 200, तो कोई भी वैल्यू कोई भी संख्या होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो एक का मान कितना आ गया? 200 आ गया। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? एक का मान 200, तो 100 का मान क्या हो जाएगा? 100 को कर देंगे 200 से गुणा, तो आपका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 20,000। वो जो आया है वो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। उसकी जो पूंजी थी वो कितनी है? 20,000 रुपये। ठीक है, कितनी है? 20,000 रुपये। अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है, तो इसमें क्या बोले? यदि a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% यानी कि a प्लस बी का मतलब हो जाता है गुणा। ठीक है, 15/100। इसके बाद में क्या बोला? इक्वल, बराबर का निशान है, बराबर का निशान लगा देंगे। a माइनस बी का 25% हो तो b का कितना प्रतिशत 1 के बराबर? ये आपसे पूछा है। का 25% का दे रखा है, गुणा हो जाएगा 25%, 25/100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, कट गया। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करेंगे। या तो आप गुणा कर लो या इसको यहाँ डिवाइड में भेज करके 5/3 करके फिर इसका जो CD रूल होता है, CD रूल से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, CD रूल के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। तो यहाँ मैं इसको गुणा करता हूँ, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3a प्लस में इसी प्रकार 3 को b से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3b बराबर, यहाँ 5 को a से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा? 5a। यहाँ माइनस का निशान है, 5 को b से गुणा करूँगा, माइनस का 5b। ठीक है, तो a को एक साइड कर लेंगे, b को एक साइड कर लेंगे, b को मैं इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 5 इधर आ करके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 और प्लस का 3 दोनों जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस का 8, 8b हो जाएगा, 8b। ठीक है, और यह a है, वो a यहाँ प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5a में से -3 गया तो कितना बचेगा? -3a गए तो कितने बचेंगे? -3 जाने पर 2a बचेगा। अब इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो a और b का मान कितना आ जाएगा? देखो यहाँ 1 के साथ में 1 है, b के साथ में 4 है, तो जो जिसका है वो उसका नहीं होता है। तो a का क्या होगा? a का 4 हो जाएगा, और b का क्या रहेगा? b का मान रहेगा, b का मान 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा तो b का कितना प्रतिशत 1 के बराबर है? b का कितना प्रतिशत 1 के बराबर है? इसका मतलब ये होता है a/b गुणा में 100। परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो a कितना आपके पास में 4 है, b कितना 1 है, गुणा में कर देंगे 100। अब इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 400% आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। अब यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू देखते ही स्टूडेंट क्या करेंगे? इसको स्किप करने की सोचेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू, भाई इसको छोड़ो। फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं होती, बहुत ही आसान होती है। इसका मतलब क्या होता है कि 5/9 का मतलब ये हो जाता है कि 9 में से 5 क्या है? पुरुष है। अगर टोटल 9 जनसंख्या मानते हैं
तो 9 जनसंख्या मानते हैं तो 9 में से 5 पुरुष हैं। अगर टोटल 90 मानते हैं तो 90 में से 50 पुरुष है। अगर इसको टोटल 900 मानते हैं तो 900 में से 500 क्या है, पुरुष हैं। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें बता दी जाए तो मैथ बहुत ही आसान लगेगी और ये सभी आपको एचएस कैंपस के अंदर मिलने वाला है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सभी कुछ फ्री दूं और यही मेरी वीक है, यही सबसे मेरी कमज़ोरी है। इसी वजह से मेरा जो चैनल है ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा, ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो पा रहे, क्योंकि मैं इसको फ्री देने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों की थिंकिंग पता नहीं क्या बनी हुई है कि पेड कोर्स के ऊपर भागते हैं कि पेड कोर्स होता है। अगर मेरे ये कोर्स ये पेड होता है तो आप दबा के तो इसको लाइक करते, शेयर करते, कमेंट्स करते, सब्सक्राइब करते, बट ये फ्री है तो आपकी भी थिंकिंग बनी हुई है ऐसी कि फ्री है, फ्री को तो ऐसे ही फ्री समझेंगे, कुछ नहीं करना। वो आपकी थिंकिंग है, मेरा काम है बस पढ़ाना, ठीक है। तो इसके बाद में क्या बोला, यदि 5/9 का मतलब समझ गए, 9 है। अगर हम जनसंख्या 9 मानते हैं तो 9 में से 5 पुरुष हैं। यदि 9 में से 5 पुरुष हैं तो बाकी के क्या हैं, बाकी महिलाएं, ठीक है। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं, 30% पुरुष विवाहित है तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। अब इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, अविवाहित महिला तभी तो बता पाएंगे आप जब आपको ये पता होगा कि विवाहित इतनी % है या इतनी लेडीज जो विवाहित है। अरे मेरे भाई, आप ये देखो 30% पुरुष विवाहित है तो जो पुरुष है वो किससे शादी करेंगे, महिला से ही करेंगे ना। तो जितने पुरुष विवाहित होंगे उतने महिला विवाहित होंगे। अब ये नहीं करना कि 30% पुरुष विवाहित है 30% ही महिला विवाहित होगी, ये गलत बात होगी। जितने पुरुष विवाहित है उतनी ही महिला विवाहित होगी, क्योंकि पुरुष और महिलाओं का रेशियो अलग अलग है, ठीक है। इस वजह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि 30% पुरुष विवाहित है तो 30% ही महिला विवाहित होगी, ठीक है। अब पुरुष कितने हैं, पुरुष मैंने अभी आपको बताया कि मेल, पुरुष को मैं एम लिख रहा हूँ, फीमेल को मैं एफ लिख रहा हूँ। मेल कितने हैं, 9 में से 5, ठीक है। 5 क्या है, पुरुष हैं, बाकी की क्या होंगे, महिला होंगी 4। टोटल क्या होगा, 9 होगा। टोटल हम 9 मानते हैं, टोटल हमने माना 9, ठीक है। आप इसको ये भी मान सकते हो, चलो मैं इसको 90 कर देता हूँ। टोटल इसको 90 मानते हैं तो 50 क्या हो जाएगी, 50 मेल हो जाएंगे, 40 फीमेल हो जाएंगे। ये करो, क्योंकि जो इसको सोल्व करेंगे 30% बहुत ही आसान हो जाएगा। 5 से सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आना है। 30 से 50 और 40 और 90 मान के सोल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आना है। 50 और 40 90 मानने का मतलब ये हो जाता है कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आसान हो जाता है सोल्व करना, ठीक है। अब 50 का 30% कितना होगा, 50 का 10% कितना होता है, 5 होगा, ठीक है। 50 का 10% 5 होगा तो 30% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 महिला विवाहित हैं, 15 मेल यानी कि 15 पुरुष विवाहित हैं। 15 पुरुष विवाहित हैं तो महिला भी कितनी विवाहित होगी, 15 ही होगी। कितनी महिला विवाहित होगी, 15 ही होगी। अब आपसे पूछा क्या है, अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत। अविवाहित महिला कितनी होगी, 15 विवाहित है तो 40 में से 15 गया तो 25 अविवाहित होगी। अविवाहित महिला कितनी होगी, अविवाहित महिला होगी 40 में से अगर हम 15 घटा देते हैं तो आपके पास में क्या आएगा, 25। तो आपसे क्या पूछा, अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, किस में से, कुल जनसंख्या में से। तो अविवाहित महिला कितनी है, 25। कुल जनसंख्या कितनी है, हमने कितनी मानी है, 90 मानी है। तो 90 गुणा कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0, 250 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 27 सही 7/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट द्वारा बताना कि वीडियो कैसी लगी, अपना स्कोर बताना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।